जाहिद भाई, मैं तो आज सीधा ही आपको फिक्रा पहला ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और हमें बाहर के जो दुश्मन हैं उनके साथ तो मुकाबला आप कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी जो हमारे दुश्मन हैं वो भी अपना काम बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बम धमाका करने वाला शख्स अपनी जैकेट के हमरा लाहौर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और उसको जो सहूलतकार थे वो मेरे लाहौर में मौजूद थे। क्या देख रहे हैं आप, बाहर से कैसे लड़ना है और अंदर के अफराद से कैसे लड़ना है? दो लड़ाइयाँ आपकी मेजर साहब। जी शहजाद भाई, मैं कहूँगा जी तीन लड़ाइयाँ हैं, लड़ाई ऐड कर लें। जो आपने पहली फंडामेंटल स्टेटमेंट बनाई है कि जी पाकिस्तान हालत जंग में है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। और अगर किसी पाकिस्तानी को इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ना तो उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान की स्टेट में उससे कोई प्राइड है जी। उसकी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान के लिए होना ना होना एक बराबर है। जिस शख्स में भी, जिस डोमेन में भी वो काम कर रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का शख्स है, कोई भी है, जिसको अदराक नहीं आज जंग का, उसको पाकिस्तानी कहते हुए मुझे थोड़ी सी तकलीफ और दिक्कत होगी जी। तो हालत जंग में आपने टू प्रॉन्ग कहा, मैं कहता जी थ्री प्रॉन्ग इस तरह हो गया है कि आप ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा है ही है, कश्मीर, सियाचिन और इंडिया के साथ जो हमारी टेंशन है, इंडिया ने बड़ा स्मार्टली अपने आप को पोजीशन किया है जी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, दैट इज अफगानिस्तान फ्रॉम आउटसाइड। और तीसरा महाज जो है वो डिफरेंट शेप्स में फ्रॉम विद इन द स्टेट, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, जिसमें टेररिज्म भी शामिल है जो बाकी दोनों महाजों के साथ मिलकर कर रहा है, और उसके अलावा सोशल डोमेन में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की डोमेन में, और हाइब्रिड की जो तमाम फेसेट्स है ना जी, जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी के अंदर आप कह लें, या इंफॉर्मेशन में कह लें, इंटेलिजेंस में कह लें, मिलिट्री कह लें, इकोनॉमिक कह लें, लॉफेयर में कह लें, तमाम चीज़ों की जो उसके फेसेट्स है एक हाइब्रिड वार के, उस तमाम में इसका, और मीडिया खास तौर पे इंफॉर्मेशन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रांगली इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है जी। और जो सोशल मीडिया है हमारा, वो इस वक्त लीड में है इस जंग को अगेंस्ट अस। तो आप अंदाजा लगा लें, मैं सारी चीजें आपकी इसलिए गिनवा रहा हूँ कि ये वो डोमेन है जिस पे रिस्पॉन्स जानना है। तो जब ये रिस्पॉन्स जानना है तो मिलिट्री जो है वो एक एस्पेक्ट मैंने गिनवाया जी, बाकी 7 से 8 एस्पेक्ट मैंने वो गिनवाए हैं जो दूसरी डोमेन में है। अब बट सब एक फंडामेंटल बात मैं यहाँ पे कर देना चाहता हूँ, फिर इस पे हम डिस्कशन फर्दर कर लेंगे। ये जो वॉर है जी और मिलिट्री एप्लीकेशन है, आपने बस सुनी होगी कि जी लोग कहते हैं कि जी मिलिट्री ऑपरेशन जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, नेगोशिएशन करें, वो जरूरी है। ये जो मिलिट्री एप्लीकेशन है ये सबको समझने की जरूरत है, ये पॉलिटिक्स ही है। दिस इज अनदर वे ऑफ एम्प्लॉइंग पॉलिटिकल टूल, दिस इज पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है। मिलिट्री कोई अलग चीज है ही नहीं। पॉलिटिशियंस ने पॉलिसी बनानी है, पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स में इस मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है टू रीगेन द डेटरेंस, या एक ऑब्जेक्टिव हासिल करके फिर आपने अपनी पॉलिटिक्स लगानी है। तो 40 से 45% से ज्यादा ये मिलिट्री नहीं है। तो मिलिट्री को पॉलिटिक्स से अलग करना, या पॉलिटिकल अप्रोच से, या पॉलिटिकल एम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट से अलग करना ज्यादती होगी, ये उसी का हिस्सा है। तो अब आपने देखना है कि पॉलिटिक्स के कौन से टीयर्स हमने इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल एम्स अचीव करने हैं। और इस जंग ने जिसमें हम हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लड़नी पॉलिटिशियंस ने है, लीडर्स ने है, उन्होंने स्ट्रेटजी बनानी है, उन्होंने जो नेशन स्टेट के तीनों पिलर्स हैं उनको जोड़ना है, गवर्नमेंट, मिलिट्री और अवाम। अब देख लें कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, जनरल साहब, आपको बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा है जो पाकिस्तान में मकीन दुश्मन है और जो सहूलतकार हैं उनसे ज्यादा खतरा है? जी, फिफ्थ कॉलमिस्ट जो विद इन द स्टेट होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और एक तो वो हाइब्रिड की एप्लीकेशन में वो पता भी तब चलता है जब वो दुश्मन के हाथों में बिक चुके। अच्छा, कुछ तो विटिंगली है बट साहब, कुछ तो जानबूझ के कर रहे हैं जिनकी इकोनॉमिक्स अटैच है इसी के साथ। जिस तरह बलोचिस्तान की इंसर्जेंसीज में आप कुछ देख लें, टीटीपी के वो मिड टीयर, अपर टीयर, इन लोगों को तो विटिंगली पता है। अच्छा, जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी कईयों को पता है, आपको पता है। और ये सिर्फ एक रॉ नहीं है, पूरा एक रेड सिंडिकेट है। खासतौर पे बट साहब बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अब मैं ज्यादा डिटेल में शायद इसके ऊपर बात ना कर सकूं जी। और कुछ है अनविटिंगली, कुछ नादान दोस्त है जिनको पता नहीं चलता कि वो सोशल मीडिया की डोमेन में कह ले,
या किसी और डोमेन में कह रहे हैं। जनरल साहब अली अमीन गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि अगर उन्हें टास्क दिया जाए तो वो तालिबान को टेबल पर बिठा सकते हैं। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी इस हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन मैं अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी जो तहकीक है उसके मुताबिक अगर बात करूं तो हुकूमत ने जो तालिबान से शकई सरारोगा और सवाद समेत जो मुज़ाकरात अमन मुआहदे किए थे, मेरे ख्याल के मुताबिक उसके मौसर नताइज नहीं निकले। अगर कंपैरिजन करूं इसको रद्दुल फसाद से या ज़रब अज़ब से, तो वहां पर मुझे नताइज ज़्यादा बेहतर मिले थे। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आज 2025 में मुज़ाकरात में अमन मुमकिन है या फिर ऑपरेशन ही इसका वाज़ेह हाल है? क्लियर स्टांस क्या है हुकूमत का? मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी आपको एक सर्टेन हद तक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये कैंसर बहुत फैला हुआ है और जो इकोनॉमिक्स इसमें इन्वॉल्व हो गई है वो बहुत ह्यूज है जी। उसको चैलेंज करना या उसको काउंटर करने के लिए आपको बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखें, अभी इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान विल, सिचुएशन इन अफगानिस्तान इसको डिक्टेट करेगी। और फिर सबसे बड़ी बात है, जो हिंदुत्व माइंडसेट वाला हमारा नेबर है, जो मेन स्पॉन्सर है इसका, उस पर डिपेंड करेगा कि वो वॉर को कहां तक ले जाना चाह रहा है। आपकी मर्जी से तो वो वॉर नहीं खत्म करेगा। और अगर उसने अपनी विल शो कर दी है टू इंप्लीमेंट ये उस वॉर के ऊपर, जब विल शो हो गई है तो हमने अपना प्लान जो है उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे डिपेंड करके बनाना है जी काउंटर प्लान। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो बड़ी मेहरबानी कर देगा। अगर उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है इस जंग को इसी डोमेन में आगे ले जाने की, तो हमने रिस्पॉन्स भी वैसा देना है। आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई सही किया है कि बहुत से माजी में चीजें हुई हैं। देखिए वहां की जो अफगानिस्तान की नेचर है, माजरत के साथ, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, अफगान भाइयों के साथ अवाम बेचारी उनकी भी पिस रही है, लेकिन वहां की जो हिस्ट्री हम देखते हैं वो कितनी शानदार नहीं है। मैंने इन्हीं मुजाहिदीन को, हमने छोटे थे लेकिन खाना काबा के बीच में मुआहदे करते हुए देखा, और आपको हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि उन्होंने उस मुआहदे के साथ वापस जाके क्या किया रशियन इन्वेजन के बाद। फिर आप दोहा अकॉर्ड आपके सामने है जहां पे प्लेजेस की गई हैं, तो वो उसका नतीजा आपके सामने है। आपने ये 4 मुआहदे गिनवा दिए जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौके पर किए। तो जितना पीस को टाइम पाकिस्तान ने दिया शायद ही किसी ने दिया हो। और एक चीज होती है बट साहब, डेटरेंस। जब डेटरेंस नहीं होगी तो यू विल नॉट फाइंड ईयर्स जिनके ऊपर आपकी बातों का कोई असर होगा या वो आपकी बात सुनेंगे। डेटरेंस होगी तो बहरे कान भी आपको सुनना शुरू कर दें। जनरल साहब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं इसराइल की तरफ। अगर आप यूनिसेफ के मुताबिक इसराइल के हमलों में 3 रोज सिर्फ की बात अगर देखें तो 200 बच्चों समेत 6 से 600 के करीब फलस्तीनी जो है मेरे भाई शहीद हो चुके हैं। और फ्रांसीसी सदर जो हैं वो कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रहे हैं। मैं किबला आपसे ये जानना चाहता हूं, मुस्लिम ममालिक और मगरबी दुनिया सिर्फ मुज़ाकरात, ऐलानात, ये इसराइली बर्बरियत को रोकना मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है। जनरल साहब आप मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं। जी, मिडिल ईस्ट में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सिचुएशन जो है वो वर्ष थी। मैं तो आपको याद होगा बट साहब, आपके ही प्रोग्राम में मैं 2 दफा ये कह चुका हूं कि ये इसको तो मैं सीज फायर मानता ही नहीं था जी। ये सीज फायर जब अभी शुरू हुआ था तो मैंने कहा था ये ऑपरेशनल पॉज है, वो रीगेन करेंगे, रीसेट करेंगे। अब ओनली जो मुझे इस वक्त होप नजर आ रही है थोड़ी सी, वो यही है जब तक हमारा यूनाइटेड स्टांस नहीं जाता, जब तक हम देखें ना, मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किया है कि जी जब तक थोड़ी सी डेटरेंस नहीं इस्टेब्लिश होगी, तो इस्लामिक वर्ल्ड, खासतौर पे मिडिल ईस्टर्न जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जब तक वो अपनी थोड़ी सी डेटरेंस नहीं क्रिएट करेगा। डेटरेंस जरूरी नहीं होती कि मिलिट्री डोमेन में ही हो, इकोनॉमिक डोमेन में भी हो सकती है, पॉलिटिकल डोमेन में भी हो सकती है, सोशल डोमेन में भी हो सकती है, ह्यूमन राइट्स के डोमेन में भी हो सकती है। बहुत सी अच्छे और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। और सेकेंडली जो अभी थोड़ा सा होप मुझे नजर आई है या कोई बिल्ड कर सकता है, तो वो जो विद इन इजराइल आपने देखा होगा कि एंटी याहू नेतन्याहू जो है ना, वहां पे थोड़ा सा अभी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू मोस्टली ये एक्शंस कर रहा है जी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए, अपनी वीक कोलिशन को मेंटेन रखने के लिए और अपनी सियासत को ठीक करने के लिए। तो वहां से इंटरनली अगर उस पर प्रेशर कोई बनेगा तो शायद कोई तब्दीली आ जाए, वरना जब तक हमारे इस्लामिक कंट्रीज, अब क्योंकि फलस्तीन के लोग तो देखे ना, दे आर मिसिंग फ्रॉम द टॉक्स। और आपको एक चीज बट साहब याद रखनी चाहिए कि इफ यू आर नॉट इन द रूम तो यू आर इन द मेन्यू, फिर आप खाए जाएंगे। आप कमरे में तो हैं ही नहीं डिस्कस करने के लिए, तो आप मेन्यू में आप दुरुस्त कह रहे हैं, अगर फिर हम खाए जाएंगे। लेकिन इसी पर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पेंटागन की रिपोर्ट पढ़ी, उसके मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में $7 अरब मालियत के साजो सामान फौजी छोड़ कर चला गया। अब जंगल में लगने वाली फिर आग को
पाकिस्तान अकेला रोक सकता है? बट साहब बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए अब पाकिस्तान के लोग जो हैं और इंटेलिजेंसिया भी, या आपको हमें पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंसिया है या जो थिंक टैंक्स हैं वो हमेशा अमेरिका के साथ अच्छे रवाबित को बड़ी फोकियत देते हैं और वो यहाँ पे माइंड भी बनाते रहते हैं लीडरशिप का, डिसीजन मेकर्स का। बट फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे भी देखा है कि एक अनईजीनेस है जी। ये जो 7 बिलियन का देखे, ये कोई विड्रॉल अफगानिस्तान नेशनल आर्मी या कोई हुती मिलिशिया या कोई अफ्रीकन मिलिशिया या कोई इल ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस का विड्रॉल नहीं था। दिस वाज द विड्रॉल ऑफ द नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल था। इट वाज सपोज्ड टू बी, विड्रॉल की भी पूरे एक स्ट्रेटजी होती है जिससे किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी थिंकिंग आ गई जिन थिंक टैंक्स और लोगों के, वो यार व्हाई दिस वेपन्स और ये एमिनिशन क्यों छोड़ के गए हैं, ऐसे इसका पर्पस देखिए ना। अमेरिकन जो है वो तो खांसते भी हैं तो पर्पस से खांसते हैं जी, हंसते भी हैं तो पर्पस से हंसते हैं। और एवरी बिल, एक डॉलर जो है दैट इज काउंटेड फॉर, और जब तक पर्पस पे यूज ना हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। वो कोई और थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो 7 अरब डॉलर की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई बिफोर दी वॉर, ये हो नहीं सकता। अब वो रीजन क्या होंगे ये बाद में पता चलेगा। और अगर वो गलती से कर गए, छोड़ गए, तो अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि ये थ्रेट, तो पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है अकेला? इसका भी जवाब दीजिए जनरल साहब। नो वे, नो। देखिए बट साहब, इस वक्त दुनिया में कोई भी मुल्क इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अकेला अफगान किसी भी जंग में मुकाबला नहीं कर सकता। आपने देख लिया अमेरिकन यहाँ पे 20 साल की एप्लीकेशन के बाद मेरी नजर में तो नाकाम होके गए हैं जी। यहाँ पे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अलकायदा को खत्म करना चाहते थे, वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। तालिबान रजीम को रिप्लेस करना चाहते थे, दे आर बैक इन पावर। वो अफगानिस्तान की सरजमीन को महफूज करना चाहते थे, टेररिज्म से पाक करना चाहते थे, वो फिर दोबारा सरजमीन बन गई है ट्रांसनेशनल टेररिज्म की। अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाना चाहते थे वो। तो कोई एक ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हुआ अमेरिकन एप्लीकेशन का। तो अमेरिका को फेल हो गया, तो आपके और नेटो इतने साथ थी, मोर देन 56 कंट्रीज के कोलिशन था, फिर नॉन नेटो अलाइज थे, इतनी ह्यूज कोलिशन अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल कर सकी। तो आपका क्या ख्याल है कि अकेले आप हासिल कर लेंगे? पाकिस्तान इस रीजन की कुंजी है भट्ट साहब। पाकिस्तान के कंसर्न को एड्रेस किए बगैर, पाकिस्तान को लिए पीस को लाए बगैर दुनिया की कोई ताकत इस एरिया में कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान इज अ की फिगर। अब हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स पे डिपेंड करता है कि हम बहुत शुक्रिया मेरे इंतहाई काबिल मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। मेजर साहब, जनरल साहब खुद बाजौड़ में स्पॉट पर खड़े होकर ऑपरेशन को करते रहे हैं और उन्होंने एक वाज़ेह फिक्र आज कह दिया है कि अगर दुनिया भर में पाकिस्तान में पीस अगर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पीस आने के साथ ही पूरी दुनिया और खित्ते में जो है वो अमन पैदा होगा।